हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी। हम जो 2024 एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस को पढ़ रहे हैं, इसमें 10वीं यूनिट को कवर करना है। इसी श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर आया हूं आप सबके सामने। आज हम इसी सीरीज में कोल जनजाति पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि आज बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है हमारे देश में बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। मैंने एक सेंटेंस इससे रिलेटेड जो मुझे अच्छा लगा वो लिखा है, बेटियों के हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए चूड़ी नहीं बल्कि कलम दे ताकि वो अपना हाथ नहीं अपना भविष्य संवारे। आप सभी को बालिका दिवस की शुभकामनाएं। आइए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं। आज हम इस सीरीज में जो हमने मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ना शुरू किया था, उसी में कोल जनजाति पर फोकस करेंगे। हम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और पिछड़ी जनजाति इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके तहत हमने आज कोल जनजाति को कवर करना है। कोल एक विशेष जनजाति है जो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मैं जानबूझकर आपको ऐसी जनजातियां पहले पढ़ा रहा हूं। गोंड और भील अधिकांश सब लोगों को याद होती हैं, लेकिन इनसे कम प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं जो कम पढ़ी जाने वाली जनजातियां उन पर फोकस कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप से आपको ये याद हो कि ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती हैं। ये जनजातियां मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर और मंडला, इन 6 जिलों में पाई जाती है। आपको याद रखना है, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर और मंडला, इन 6 प्रमुख जिलों में पाई जाती है। छोटी मोटी जनजाति या कुछ मात्रा में जनजाति आसपास के जिलों में भी हो सकती है। मूल यही जिले हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस जनजाति का नामकरण कैसे हुआ या इसका नाम जो है वो कोल कैसे पड़ा। आपको याद रखना है कि कोल अपने सदस्यों को होर या कोरो कहते हैं। ये खुद अपने जो दूसरे साथी हैं उनको होरो या कोरो कहते हैं या कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है मानव। और इस कोरो शब्द को ही जब आर्यों ने प्रोनाउंस किया कोरो, तो क्योंकि आर्य दूसरी भाषा बोलते थे इसलिए कोरो को कोल कह दिया गया और इसी से कोल शब्द की उत्पत्ति हुई और इनका नाम कोल कहा जाने लगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो कोल जनजाति है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसमें मानव शब्द के लिए उपयोग किया जाता है होरो या कोरो। इस कोरो शब्द को जब आर्यों ने या दूसरी जाति के लोगों ने बोला तो कोरो की जगह उन्होंने कोलो उच्चारण किया और इसी से कोल जनजाति बन गई या इनका नाम कोल पड़ा। एक दूसरी जो मान्यता है कि संस्कृत भाषा में कोल शब्द का अर्थ होता है शुकर। इससे ये शुकर माने जो जानवर होता है उसके लिए उपयोग किया जा रहा है। कोल शब्द कल से बना हुआ है या कुल शब्द से बना है। आपको याद रखना है कि कोल शब्द कुल शब्द से बना है जो हिंदी भाषा का है और इस कुल शब्द का अर्थ होता है किनारा, अर्थात जो जाति पर्वतों या तलहटी या नदियों के किनारे पाई जाती है उसे कोल कहते हैं। तो 2 अलग अलग अर्थों के आधार पर हमने कोल शब्द का या कोल जाति का नामकरण कैसे हुआ ये समझा। आगे बढ़ते हैं। मूल निवास। देखिए, कोलों का जो मूल निवास है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी अंचल में है। आप सब लोगों को मध्य प्रदेश का मैप याद है और अगर याद नहीं भी है तो याद होना चाहिए। तो ये जो पूर्वी अंचल है यहाँ पे मध्य प्रदेश की इस प्रमुख जनजाति कोल का निवास है और ये कोल पूर्वी अंचल के साथ बघेलखंड में भी पाए जाते हैं या पूर्वी अंचल का जो बघेलखंड हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं। मूलतः रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ में है और मंडला इन जिलों में पाई जाती है। देखिए, छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जो है यहाँ पर से थोड़ा सा आगे है, इसलिए यहाँ पे भी ये जनजाति पाई जाती है। ये अधिकांश जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं ये एमपी और सीजी में दोनों में, मतलब छत्तीसगढ़ दोनों में पाई जाती हैं। आपको दोनों के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, कोल मुंडा समूह की जनजाति है, ये याद रखना आप। कोल के समूह की जनजाति है मुंडा समूह की। अगर मैं यहाँ एक वर्ड द्रविड़ जाति है, द्रविड़ जनजाति का हिस्सा है ये लिखूं तो भी ये सही होगा। देखिए, मैं आगे आपको जब ये सारी जनजातियां पढ़ा दूंगा तो फिर इनका वैश्विक स्तर पर विभाजन कैसे हुआ और भारत आधार पर कैसे विभाजन हुआ वो बताऊंगा, जिससे ये दोनों चीजें क्लियर रहेंगी। अभी आप
फैक्चुअल फॉर्मेट में ये याद रखें कि कोल मुंडा समूह की जनजाति है और द्रविड़ जातियों या द्रविड़ वर्ग में ये आती हैं। ये द्रविड़ एक वर्ग है, कुछ लोग इसे भी जनजाति कह देते हैं, तो द्रविड़ वर्ग की मुंडा समूह की जनजाति है कोल, ये याद रखेंगे आप लोग। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है। ये एक फैक्ट है जो एग्जाम्स में आने जैसा है, या एग्जाम में ऐसे फैक्ट जनरली पूछे जाते हैं कि अग्नि पुराण में किस प्रमुख जनजाति का वर्णन मिलता है, तो वो कोल है। मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख मिलता है, तो वो कोल है, जिसके आधार पर कोल सोमवंशी राजा या सोमवंश के जो सोमवंश या चंद्रवंश के राजा गंधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते हैं। ये कोलों में एक प्रचलित मान्यता है कि वो किसके वंशज हैं, तो दो अलग अलग अवधारणाएं चलती हैं। कुछ लोग शबरी का वंशज मानते हैं अपने आप को, या शबरी की जो छोटी बहन थी उनका वंशज मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम सोमवंश के जो राजा थे, जिनका राजा का नाम तो नहीं दिया हुआ है, गंधार के पुत्र जिनका नाम कोल था या उस राजा का नाम कोल था, उसके वंशज हैं, इसलिए हम कोल कहलाते हैं। ये दो अलग अलग अवधारणाएं प्रचलन में है। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति की कथा सूत्र मिलती है, और मुनि वशिष्ठ की गाय कामधेनु से कोलों की उत्पत्ति हुई, ऐसा मान्यताएं हैं। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है कि कोलों की उत्पत्ति के अलग अलग जो स्रोत हैं उनमें क्या क्या बातें मान्य हैं। सबसे पहले कोल मुंडा समूह की द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। कोल का वर्णन अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है, और इसी आधार पर वो सोमवंशी राजा जो कोल थे, गांधार के छोटे पुत्र कोल, उनको अपना वंशज मानते हैं। तीसरा, महाभारत के जो एक कामधेनु गाय का वर्णन मिलता है ऋषि मनु की, उनकी वंशज के रूप में इनको जाना जाता है, या उस गाय से, मनु वशिष्ठ की जो गाय थी कामधेनु, उससे इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग कमेंट करते हुए पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ व्हाट्सएप का भी एक लिंक अवेलेबल है और टेलीग्राम का भी एक लिंक अवेलेबल है। दोनों को ज्वाइन करने से इनका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। साथ में आपको जो जो समस्याएं होती है वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बार बार आप ये पूछते हैं मुझसे कि सर आप इस सीरीज़ को बंद तो नहीं कर देंगे, इसको बीच में बंद नहीं कर दिया जाएगा, पैसे तो नहीं लेने लगेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं एमपीपीएससी 2013 से सिलेक्ट होकर के जीएसटी ऑफिसर के पद पर हूं, और मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी वर्तमान में ये है कि ऐसे बच्चे जिन्हें वास्तव में निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता है, देखिए पिछले 4-5-6 सालों से एमपीपीएससी का जो रूटीन रहा है उसमें बहुत समस्याएं रही, जिससे बच्चों को अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और ऐसे बच्चे जो अब सर्वाइव नहीं कर सकते, ये उन्हीं के लिए लाई गई सीरीज़ है। आपको बस एक काम करना है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सकें, उन लोगों तक हम ये चीज़ें पहुंचा सकें और निःशुल्क पहुंचा सकें। अभी कुछ कोचिंग क्लासेस का भी फ़ोन आ रहा है कि सर आप ऐसे फ्री में पढ़ाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी की दुकान बंद हो तो हमारा उद्देश्य है बच्चों को निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराना, जो हम कर रहे हैं। अब बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो हमें शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ, ये आपका कर्तव्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, रामायण कालीन वनवासी के रूप में इनको माना जाता है, या ये मान्यता है कि रामायण में जो चित्रकूट में राम भगवान के साथ कुछ वनवासी थे उनमें कोल भी शामिल थे। ये एक विचारधारा प्रचलन में है, और इसके लिए तुलसीदास जी ने एक श्लोक भी लिखा है रामायण में, कोलो कीरत वेश सब आए, रचे परत तृण सदन सुहाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, देखिए, जब चित्रकूट में राम भगवान ने रहने का फैसला कर लिया कि अब हम यहीं रहेंगे, तो उन्होंने वहां घर बनाने की कोशिश की, और जो देवता थे, जो उस समय के जो आकाश के देवता थे, इंद्र देवता, वायु देवता, ये सब कोल जनजाति या कोल कीरत का वेश धर करके वहां पहुंचे और रचे परत तृण सदन सुहाय, या झोपड़ी बनाने में या घर बनाने में उनकी मदद करने लगे, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। और यह जो कोल शब्द है ये उस समय उस स्थान पर पाई जाने वाली जनजाति के लोगों को दर्शाता है कि भगवान ने कोल जनजाति का रूप धर करके उनकी, राम भगवान की या उनके परिवार की मदद की झोपड़ी बनाने में। इससे पता चलता है कि कोल जनजाति कितनी पुरानी है।
तो आप लोग माने कि कोल जनजाति का वर्णन रामायण में भी मिलता है, तुलसीदास जी के इस जो श्लोक है इससे हमें ये बात पता चलती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो अस्थि पंजर मिले थे, इनमें कोल और मुंडा की जो हाव भाव है या जो उनके शारीरिक ढांचा होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। मुद्रा वाले मानव के भी अवशेष मिले हैं। देखिए, अस्थि पंजर शब्द का क्या अर्थ होता है? अस्थि पंजर शब्द का होता है मानव के बचे कुचे अवशेष। तो वहां जो हड़प्पा में जो अस्थि पंजर मिले हैं, उन लोगों को के जो अवशेष हैं वो जो कोल जनजाति उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, शारीरिक स्ट्रक्चर, उससे मिलता जुलता मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये हड़प्पा के समय भी मौजूद थे। तो इतिहास में हमें इनकी इतनी बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इनकी जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? देखिए, हमें पता है कि कोल जो है वो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आप याद रखेंगे, कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये स्वयं 22 शाखाओं में बटे हुए हैं और 22 के बारे में, पूरी 22 मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, इससे टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये पूरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 12-13 शाखाएं पाई जाती हैं। या ये अभी फैक्ट के रूप में याद रखें कि कुल 22 वर्गों या शाखाओं में बटे हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो इनकी जनसंख्या 22 का आधा करें तो 11 आ जाएगा। 11.67 लाख कितनी है? 11.67 लाख, 11.67 लाख इनकी जनसंख्या है, जो कुल जनजातियों की जनसंख्या का 7.6% है। ये आपको याद रखना है। और ये मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? हमने अभी बताया, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर और मंडला और ऐड कर दें। ये इन 6 जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, बाकी सब जिलों में बहुत कम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, उपजातियां। मैक्स मुलर ने कोल को कोलारियन कहा है। मैक्स मुलर ने कोलों को क्या कहा है? कोलारियन कहा है। इनकी जो उपजातियां हैं वो हमें याद रखनी है। इनकी उपजातियां हैं रोतिया और रोतेला। थोड़ा शब्दों का फेर हो सकता है बोलने में, रोतिया और रोतेला, भड़लिया और दशोरा, मडना और कंगवाटिया, कांगोतिया और मवासी, थकटिया और सवटचिया। ये प्रमुख उपजातियां आपको याद रखनी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहां आपको बहुत सारी उपजातियां पढ़ा दी। देखिए, अभी क्योंकि 10वीं यूनिट में जो डाटा डाला गया है, जो कंटेंट डाला गया है आयोग द्वारा, वो 10 नंबर की एग्जाम के रूप में पूछा जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड जितनी ज्यादा उपजातियां आप याद कर सकें वह याद कर लें, ताकि इनकी उपजातियां कम से कम एग्जाम में गलत ना हो। इसलिए मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा जनजातियां उपजातियों के नाम भी जोड़े हैं, नहीं तो एग्जाम में आपको रोइया, रोतेला, मवासी, बवारी और भड़तिया ऐसे ही 5-6 नाम मिलते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा आपको दिया है ताकि आप पूरा याद कर सकें। आगे बढ़ते हैं। इनको मैं आप लोगों को बीच बीच में अलग अलग तरीके से याद भी कराता हूं। मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स बनाने की शुरुआत की थी। छोटे छोटे शॉर्ट्स से हम आपको याद कराते थे, लेकिन क्योंकि उसे ज्यादा लोगों ने देखा ही नहीं, इसलिए हमें उसे बंद करना पड़ा। अर्थात ये चीजें आपके ऊपर आधारित हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी भी फिर से वो प्रोसेस शुरू करूंगा, लेकिन आपको इसके लिए उन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट के लिए उपयोगी नहीं वो मेरे द्वारा बनाया जाना भी पॉसिबल नहीं। मैं क्यों बनाऊं इनको? तो इस वीडियो को भी शेयर करना आपका कर्तव्य रहेगा। आप कमेंट करके अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं और आपकी समस्याएं बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय कोल विकास प्राधिकरण या अभिकरण, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण कब बनाया गया? कोल विकास अभिकरण 6 जून 2011 को बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? कोल जनजाति में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक 3 प्रकार का विकास, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए, कोल जनजाति के लिए आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने या नए नए मार्ग बनाने खोलने के लिए इस अभिकरण की स्थापना की गई। याद रखेंगे, स्थापना का तारीख जरूर याद रखना है, 2011। अधिकांश लोग याद कर लेते हैं, आपको 6 जून भी याद रखना है। 6 जून को यह स्थापित किया गया था। कोलों की बोली कैसी है? देखिए, कोलों द्वारा जो बोली बोली जाती है
वो एक स्पेशल बोली है जो कोल भाषा और मुंडा भाषा के मिश्रण से बनी है। कोलों में मुंडा और कोल बोलियों का प्रचलन है। मुंडा समूह की भाषा में विकृति के कारण वर्तमान में कोल बघेली भाषा बोलते हैं। आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में जो कोल हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, बघेली। देखिए जनरली सारी की सारी जनजातियां अपनी अपनी भाषा रखती हैं, लेकिन ये जो कोल है इनकी जनजाति की जो भाषा थी वो खत्म हो चुकी है। अब वर्तमान में ये सभी लोग बघेली भाषा बोलते हैं और बघेली का भी मिश्रण हो चुका है। जैसे सतना जिले में आपको बुंदेली के साथ मिश्रित की हुई बघेली मिलेगी, या जो कोल है वहां के सतना जिले के वो बुंदेली और बघेली का मिश्रण बोलते हैं। वैसे ही सीधी जिले के जो कोल हैं वो भोजपुरी मिश्रित बघेली बोलते हैं। रीवा जिले में जो कोल हैं वो मूल बघेली बोलते हैं, और शहडोल और मंडला जिले में छत्तीसगढ़ी मिश्रित बघेली बोली जाती है। ओवरऑल आपको याद रखना है कि कोल बघेल भाषा बोलते हैं, लेकिन वो जहां भी रहते हैं उनके क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा है उसके मिश्रण के साथ बघेली भाषा को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलों की भाषा कौन सी है तो आंसर बघेली होगा, इससे भटकना नहीं है। ये ओवरऑल जानकारी है कि इससे ज्यादा और भी अगर पूछा जाए डीप में तो हम बता सकें। इनके आवास के बारे में बात करते हैं। कोल जनजाति गांव में रहना पसंद करती है या दुर्गम क्षेत्रों में रहना पसंद करती है, और उन गांवों को क्या कहा जाता है, टोला। कैसे याद करेंगे आप, एक तरफ लिखे कोला और दूसरी तरफ लिखे टोला, एक जैसा ट्यूनिंग आएगा तो याद हो जाएगा कि कोलों का रहने का स्थान टोला कहलाता है। याद रखना टोला। और अगर एक एरिया में ये एक टोला है, ये एक टोला है, ऐसे अगर 10-15 टोले एक साथ में बने हुए हैं तो इस पूरे क्षेत्र को भी एक नाम दिया जाता है। क्षेत्र में जहां कोलों की आबादी अधिक होती है उसे कोल्हन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल्हन कहा जाता है, या कोल्हाना भी कहा जाता है। दोनों शब्द प्रचलन में है। कोलों के घर जो होते हैं वो घास फूस और लकड़ी और उसके साथ मिट्टी को छाप करके झोपड़ी नुमा आकृति में बनाए जाते हैं, जिसे मड़िया कहते हैं। मतलब कोलों के रहने का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं, मड़िया। हमने 3 चीजें बता दी आपको। कोलों के घर को क्या कहा जाता है, टोला। क्या कहा जाता है, टोला। इनके क्षेत्र को, एरिया को क्या कहा जाता है, कोल्हान। और इनके जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, घर को कहते हैं मड़िया। याद रखना आप लोग। और आगे बढ़ते हैं। चावल द्वारा भूमि का परीक्षण करने की प्रक्रिया या एक अलग से प्रोसेस है। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी कोई कोल व्यक्ति अपना घर जमीन पर बनाता है तो उस जमीन की परीक्षा करता है कि ये भूमि मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। उसके लिए वो क्या करता है, उस भूमि के चारों कोने पर 4 खूंटे गाड़ देता है, 4 लकड़ी के डंडे गाड़ देता है छोटे से। उन चारों डंडों के पास में एक एक मुट्ठी चावल वो शाम को 4 बजे 3 बजे रख कर आ जाता है, और अगले दिन शाम को जा करके चेक करता है। अगर उस चावल की मात्रा कम हो गई या चिड़िया खा गई, तो अगर वो चावल कम हो गए तो इसका अर्थात है कि वो जमीन शुभ है, और अगर वो चावल उतनी ही मात्रा में वहां पड़े हुए हैं तो इसका अर्थ है कि ये भूमि अशुभ है। फिर वो कोल उस जमीन पर अपना घर नहीं बनाते, अर्थात वो अपना टोला या मड़िया उस जगह पर नहीं बनाएंगे, वो अशुभ मान ली जाती है। तो ऐसी परंपराएं या प्रथाएं कोलों में प्रचलन में है। आगे बढ़ते हैं। इन कोलों में अनाज को नापने के लिए लकड़ी के कुछ स्पेशल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हैं। आपको याद रखना है कि कोलों के जो मापने के इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्पेशल हैं और वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हैं। वो लकड़ी अर्थात कास्ट के जो मापक हैं उनके कुछ नाम है, आपको याद रखना है। पहले होता है करुआ। करुआ शब्द होता है छोटे बर्तन के लिए जो 200 ग्राम का होता है। तो 200 ग्राम को मापने के लिए जो बाट यूज होता है उसका नाम करुआ है। एक होता है पैला। पैला जो है वो 750 ग्राम को मापने के लिए होता है। और कुरई जो है वो 3 किलो की मात्रा को मापने के लिए होता है। 3 अलग अलग बाट होते हैं या मापक होते हैं। पहला है करुआ, दूसरा पैला और कुरई। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है ये चीजें। आगे इनके वस्त्र आभूषण। देखिए, कोल आजकल वर्तमान में हिंदुओं के समान व्यवहार करते हैं या हिंदुओं के समान आभूषण पहनते हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों में पंचा और धोती पहनने का रिवाज है।
कुर्ता और सिर पर साफा बांधते हैं। पंचा और धोती क्या होती है? ऊपर बनियान जैसा एक हाफ बाहू का एक शर्ट होता है जिसे पंचा कहा जाता है, और धोती जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। कुर्ता आप जानते हैं, सिर पर साफा भी आप जानते हैं। महिलाएं जो धोती पहनती है उसको पर्दनी कहते हैं, ये स्पेशल बात है। अब याद रखेंगे कि बेगा महिलाओं द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है, जो धोती पहनी जाती है, उसको पर्दनी कहते हैं। साथ में वो बंडी पहनती हैं। आपको पर्दनी शब्द पे फोकस करना है। पर्दनी किस जनजाति द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है? वो कोल जनजाति द्वारा पहनी जाती है। इनके जन्म के समय क्या संस्कार किए जाते हैं, थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। देखो, जन्म सामान्यतः घर के उस कमरे में होता है जहां पशुओं को बांधा जाता है। तो पहले इनके घर का आकार देख लेते हैं। इनका घर ऐसे 4 कोनों में 4 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा जहां पे बेडरूम होगा या जहां जो सब रहने के लिए होगा, दूसरा हिस्सा किचन के रूप में, तीसरा सामान रखने के लिए, और चौथा हिस्सा पशुओं को बांधने के लिए या पशुओं के लिए, पशु के लिए बांधने के लिए यूज होता है। तो जब भी महिला को बच्चा जन्म होने वाला होता है तो अपने घर में उसको उस जगह पे, उस जमीन पर ले जाते हैं या उस कमरे में ले जाते हैं जहां पे पशुओं को बांधा जाता है। इस कमरे का नाम स्पेशल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस कमरे को कहते हैं सोबरिया घर। क्या कहते हैं? सोबरिया घर। याद रखना, सोबरिया घर किसका है? ये कोलों का प्रमुख हिस्सा है, या उस घर का ही एक हिस्सा है सोबरिया घर। सोबरिया घर कहते हैं, उसमें ले जाते हैं। अगर उस महिला को प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देते समय ज्यादा दर्द होता है तो महुए का आसव या महुए का रस पिला दिया जाता है, जिसे मदाइन कहते हैं। देखिए, मदाइन शब्द का अर्थ होता है दारू, या मदाइन शब्द मद शब्द से बना है। मद शब्द का अर्थ होता है दारू या लिकर। आप याद रखेंगे, लिकर को जनजातियों में मद कहा जाता है। जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा दर्द होता है तो उसे मदाइन पिला दिया जाता है। याद रखना है आपको। बच्चे के जन्म के 12वें दिन एक स्पेशल यहाँ पे प्रोग्राम रखा जाता है या कार्यक्रम रखा जाता है। इसे बरहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 को कहते हैं बरहवा। याद रखेंगे, बहरवा ऐसा शब्द यूज करते हैं, बरहवा। बरहवा ये 12वें दिन किया जाने वाला एक संस्कार या एक कार्यक्रम है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ स्पेशल वो बच्चों के साथ बच्चों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब नहलाया जाता है और उनकी जो परंपरागत पोशाक है वो पहनाई जाती है। कुछ स्पेशल प्रकार के अन्न वो खिलाए जाते हैं। यहाँ 2 बातें काम की है। इस अवसर पर महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? सोहर गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? एक स्पेशल प्रकार की वैरायटी के गीत होते हैं, गाने होते हैं जो गाए जाते हैं, सोहर गीत कहलाते हैं वो। और रात्रि में जो महिलाएं हैं या पुरुष जो मिल करके कोल दह का नृत्य करते हैं। इस दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है बच्चे के जन्म पर। खैर, पुत्र प्राप्ति पर ज्यादा किया जाता है, पुत्री पर कम, लेकिन हाँ, दोनों के टाइम पर ये प्रथाएं की जाती हैं, परंपराओं का पालन किया जाता है। मृत्यु संस्कार के बारे में बातें याद रखें। कोल जनजाति मृत्यु के बाद शव को जलाने, दफनाने और जल दाग देने, मतलब उसको जमीन में गाड़ने, उसको आग में जला देने और पानी में बहा देने, इन तीनों ही प्रक्रियाओं का पालन करती हैं। जब कोई छोटा बच्चा, देखिए कब जमीन में गाड़ दिया जाता है? जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है या वो पैदा होने के बाद मर जाता है, या कोई ऐसा लड़का लड़की जिसका अभी शादी नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, 15 साल का, 14 साल का, 10 साल का कोई बच्चा जिसकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है वो। तो जब कोई अविवाहित मनुष्य मर जाता है तो उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये कोल जनजाति की प्रथा है। जब कोई शादीशुदा या विवाहित व्यक्ति मर जाता है किसी भी कारण से तो उसे अग्नि में जला दिया जाता है। तीसरा, कुछ विशेष प्रकार के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनको जल दाग दिया जाता है। जनरली ये बरसात के समय किया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जल दाग की प्रथा भी प्रचलन में है। आपको ये तीनों ही बातें याद रखनी है कि कोल जनजाति में आग में जला देने, दफनाने और जल दाग देने या जल में समाहित विस्तृत कर देने का भी प्रोसेस चलता है। ये तीनों ही बातें याद रखेंगे आप।
पर्व और त्योहार। कोल हिंदू हैं और हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं। आपको याद रखना है, कोलों की जो पहनने के वस्त्र आभूषण हैं, खाने के जो पकवान हैं वो, और इनके त्योहार, ये तीनों ही चीजें हिंदुओं के समान हो चुकी हैं। इनकी सारी जो परंपराएं थी या विरासत चीजें थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनमें से जो कुछ हैं प्रचलन में, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक नवाखानी उत्सव मनाया जाता है जनजातियों में, या कोल में विशेष रूप से मनाया जाता है। देखिए, जब फसल पक जाती है, जब खेतों में फसल पक जाती है, तो उस फसल को पहले खुद ना खा करके देवताओं, भगवान को चढ़ाया जाता है। तो जिस दिन फसल पकती है उस दिन ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ग्राम देवता को, ग्रह देवता को और प्रकृति देवता को वो अनाज चढ़ाया जाता है, जिसे नवाखानी उत्सव कहते हैं। नवाखानी शब्द का अर्थ समझिए। नवाखानी, नवा खाना बन जाने पर, या नया खाना या नया अनाज आने पर किया जाने वाला उत्सव। नवाखानी नए अनाज के आने पर मनाया जाता है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं ये 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ाया जा रहा है। 1-2% स्लिप ऑफ टंग या कुछ बोलने में मैं समस्या कर दूं वो अलग बात है, बाकी फैक्चुअल डाटा लगभग सारी चीजें सही है। हमने इसको फिल्टर करके, चेक करके ही आपको आपके सामने रखा है। दूसरा, क्या ये कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये कंटेंट पढ़ने या मेरे इस YouTube चैनल पर ये पूरी सीरीज अटेंड कर लेने के बाद किसी भी प्रकार की कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंत में हम आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे इसी यूनिट के, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए, लेकिन इसकी जो शर्त है वो ये है कि आपको अधिकांश स्टूडेंट को इसे शेयर करना होगा। हमारा उद्देश्य उन गरीब बच्चों तक पहुंचना है जहां तक शिक्षा अभी पहुंच नहीं पा रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने में आप हमारी मदद करें। हम वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाते हुए पढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संगठन। देखिए, इनका जो सामाजिक संगठन है वो पंचायत प्रणाली पर आधारित होता है, या पंचायतें प्रमुख होती है इनमें, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ नाम हमें याद रखने हैं यहाँ कुछ अधिकारियों के। पहला होता है मुखिया। मुखिया जो होता है वो टोला का सर्वोच्च, टोला क्या है, गांव को टोला कहा जाता है, तो मुखिया जो है गांव का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और इसे चौधरी, महतो या गोरिया, मेरा नाम भी चौधरी है, दिनेश चौधरी, आप लोग प्यार से डीसी सर कहते हैं। इसे चौधरी भी कहा जाता है, महतो भी कहा जाता है और गोरिया भी कहा जाता है। ये तीनों नाम याद रखने, एग्जाम में इसी तरीके से आपको थोड़ा परेशान किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि गोरिया किस गांव का या किस जनजाति में गांव प्रमुख को कहा जाता है? वो कोल जनजाति में कहा जाता है। याद रखना, इसके ही उपनाम है या पर्यायवाची बोले जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें उस पंच का या सरपंच का या चौधरी का या मुखिया का जो चुनाव है वो चुनाव होता है सर्वसम्मति से। बाकी जनजातियों में जो वंशानुगत परंपरा है या उसका बेटा जो है वही मुखिया बन जाता है, यहाँ वो प्रक्रिया प्रचलन में नहीं है। आगे आपको एक व्यक्ति याद रखना है, बरुआ। ये बरुआ क्या होता है? ये कोलों का एक धार्मिक नेता होता है और ऐसी मान्यता है कि हर गांव में एक बरुआ पाया जाता है जिसमें उस गांव के जो देवी देवता हैं वो आते हैं। जैसे आजकल आपने हमें मालवा क्षेत्र में या के आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा, भेरू आते हैं या नवरात्रि में माता जी आती है, तो ऐसे कोलों का एक व्यक्ति होता है बरुआ जिसे देवता आते हैं और यही मार्गदर्शन करता है कोलों को किस प्रकार से आगे अपनी काम को करना है। भूइयार एक व्यक्ति होता है, ये कोल जनजाति के लिए ओझा या पंडित का काम करता है। यही जड़ी बूटी तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों को ठीक करने या लोगों का इलाज करने का काम करता है। नियुतिया, आप याद रखेंगे, नियुतिया एक ऐसा अधिकारी है जो केवल और केवल गांव के लोगों को सूचना देने या न्योता देने का काम करता है। आप शादी में जो न्योता देते हैं वही न्योता देने का काम करता है नियुतिया। यह आमंत्रण देने हेतु काम करता है या आमंत्रण देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत, इनकी पंचायत कैसी होती है? जिसमें 5 पंच होंगे। 5 पंचों में एक तो मुखिया जी हो जाएंगे
और 4 जो हैं उस गांव के वरिष्ठ सदस्य या जो बूढ़े सदस्य या सियाने सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें 2 शब्द काम के हैं। ये प्रचलन में है पंचायत व्यवस्था कोलों में, जिसमें मुखिया और बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं। जब पंचायत किसी को दंड देती है, किसी को भी दंड दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कोदई भाजी। क्या कहते हैं? कोदई भाजी। ध्यान से सुन लेना ये शब्द, कोदई भाजी क्या है। कोदई भाजी कोलों में पंचायत द्वारा जब किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है तो उसे कोदई भाजी कहते हैं। और पंचायत जो है या जो पंच लोग हैं उन्हें गोहिया पंचायत कहते हैं। आपको ये पॉइंट बहुत स्पेशल है, एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि कोलों की पंचायत को क्या कहते हैं। इसे गोहिया पंचायत कहा जाता है। गोहिया पंचायत एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। खैर पहले कम आते थे प्रश्न, अब ज्यादा प्रश्न आएंगे तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ रहा है, याद रखना। और इस पंचायत के सदस्यों के नाम भी याद रखना। इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोल देह का नृत्य करते हैं। कोल देह का नृत्य देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोल और देह का। कोल से तो कोल जनजाति को इशारा किया जाता है, देह का मतलब कि डुलना, हिलना डुलना या दहकना या एक्साइटमेंट में आना शब्द के स्थान पर यूज होता है। कोल देह का सर्वप्रिय नृत्य है। इसका अर्थ होता है कोलों का दहकना या कोलों का उत्साहित या उमंग पूर्ण हो जाना। ये है तो कोल देह का, जो मुख्य रूप से कोल जनजाति में किया जाता है। इनकी जनजाति में और एक अन्य नृत्य दोतलिया भी किया जाता है, नाडी भी किया जाता है और केहरा नृत्य भी किया जाता है। खैर ये केहरा नृत्य जो है ये कोल जनजाति का नहीं है। केहरा नृत्य पूरे बघेलखंड हिस्से में किया जाता है, लेकिन क्योंकि कोल जनजाति भी बघेलखंड में निवास करती है इसलिए ये भी केहरा नृत्य करती है या केहरा नृत्य यहाँ भी किया जाता है। एक शब्द और याद रखेंगे, मगरोहन। मगरोहन बहुत स्पेशल है, आपको एग्जाम में आने जैसे वाले प्रश्नों पे मैं स्टार लगाता हूं तो वो याद रखिएगा। मगरोहन क्या है? कोल जनजाति के लोग जो लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक बनाते हैं, विवाह के समय या अन्य मांगलिक कार्यों में जो लकड़ी का एक स्पेशल इक्विपमेंट बनाया जाता है उसे मगरोहन कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। गोदना क्या है? देखिए गोदना जो है वो हर जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है, या गोदना हर जनजाति को प्रिय होता है और विशेषकर स्त्रियों को होता है। हमने कल जब बेगा जनजाति पढ़ा था तो बेगा जनजाति के में जो गोदना है, गोदने का काम करते हैं वो पनिका जाति के लोग करते हैं। ऐसे ही कोल जनजाति में भी अत्यधिक प्रिय होता है। और जो बाड़ी जाति या बाड़ी नाम की जो जाति होती है वो महिलाएं कोलों के लिए गोदने का काम करते हैं, ये याद रखना। बाड़ी जाति के लोग कोलों के लिए गोदने का काम करते हैं और ये गोदने लिखने का जो काम करती है उन्हें गोदनहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदनहारी। इस शब्द से डिनोट किया जाता है। और ये स्पेशल कौन सी जाति के लोग करते हैं आपको पता चल गया है, ये बाड़ी जाति के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके कुछ प्रमुख गीत हैं। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं कोलों में? कोलों की वाचिक परंपराएं में प्रमुख गीत जो हैं वो सोहर गीत है। सोहर गीत क्या है? किसी भी शिशु के जन्म के बाद 6ठे दिन 12वें दिन जो गीत गाए जाते हैं वो सोहर गीत कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक होता है दादर गीत, स्त्रियों द्वारा सामान्य अवसरों पर हमेशा गाया जाता है, ये पूरे बघेलखंड में प्रचलित है। अगत गीत होता है नवरात्रि में गाए जाने वाले, या अगत गीत याद रख लेना आप लोग। एक गीत होता है हदली, हिदली, एक कजली और एक टप्पा। ये तीनों एक साथ याद रखोगे तो शायद आप लोग याद रख पाएंगे। हिदली, कजली और टप्पा ये कोलों के प्रमुख गीत हैं। क्या नाम है? हिदली, कजली और टप्पा। ये याद रखना है, तीनों के तीनों ही इनके गीत हैं कोल जनजाति के। एक प्रमुख गीत होता है जनवासा। ये एक परंपरा जो केवल कोलों में प्रचलन में, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब कोई भी दूल्हा कोल जनजाति में अपनी बारात लेकर के कोल के घर जाता है या अपनी शादी के लिए बारात लेकर के ससुराल पक्ष में जाता है तो वहां पर जो गांव की महिलाएं गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के इस दूल्हे को भोजन परोसती है या दूल्हे के साथियों को दूल्हे को भोजन परोसती है। अब कोल जनजाति में ये स्पेशल ट्रीटमेंट है कि कोल जनजाति का जो दूल्हा होता है वो खाने को पहले सूंघता है
खाना खाता नहीं और सूंघकर फिर से रख देता है। और बारात के ठहरने के बाद वधु पक्ष की स्त्रियां दूल्हे के लिए भोजन लाती है, दूल्हा परीक्षण करता है, सूंघ कर परीक्षण किया जाता है और 7 फेरे लेता है। ये स्पेशल बात है, उस भोजन के साथ वो 7 फेरे लेगा और उसके बाद उसको अलग रख देगा, खाएगा नहीं। उस भोजन दूल्हे द्वारा भोजन ग्रहण नहीं किया जाता और जब वो उसके साथ 7 फेरे ले लेता है तो इसको विवाह संपन्न होना मान लेते हैं। और तब वहाँ की जो महिलाएं वो एक स्पेशल गीत गाती हैं जिसे जनवासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जनवासा गीत। तो आप याद रखेंगे जनवासा गीत किस जनजाति में गाया जाता है? वो कोल जनजाति में गाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इनके देवी देवताओं पर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, देवी देवताओं में इन लोगों को अटूट विश्वास होता है, बहुत ज़्यादा मानते हैं ये लोग। इनके प्रमुख देवता है ठाकुर देव, इनको ग्राम देवता कहा जाता है और गांव के रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। गांव के बीच में या गांव के अंदर किसी पेड़ के नीचे इनका चबूतरा बनाया जाता है और हर गांववासी इनकी पूजा करता है। दूसरा है बड़का देव। ये बड़का देव क्या है? ये सभी वस्तुओं में व्याप्त देवता हैं और जो हिंदू धर्म के लोग भगवान महादेव को या शिव की जो पूजा करते हैं उसी के रूप में बड़का देव की पूजा की जाती है। असली में ये बड़का देव जो है वो महादेव का ही अंश है या रूप है। इस रूप में इस जनजाति द्वारा इनकी पूजा की जाती है और ये हर एक वस्तु में व्याप्त है ऐसा माना जाता है। आगे है अहीर बाबा। वैसे ये अहीर बाबा जो है अहीर जनजाति के लोगों के भगवान हैं, लेकिन क्योंकि अहीर जनजाति और कोल जनजाति मिक्स होकर के रहती है इसलिए अहीर देवता की पूजा जो है वो कोल जनजाति भी करती है। ये 3 बातें सामान्य थी। अब आगे स्पेशल बात पे आते हैं। घासी घमसाना या घासी घमसान, ये क्या है? कोलों के पूर्वज हैं। देखिए, कोल जो अपने पूर्वजों के पूजा करते हैं उसे घासी घमासान कहा जाता है। ये देवता का नाम है। घासी घमासान किस जनजाति के देवता हैं? वो कोलों के देवता हैं। ये याद रखना, कोल जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की पूजा घासी घमासान के रूप में की जाती है, ये याद रखेंगे। सन्यासी देवता, ये गांव के बाहर पेड़ के नीचे होते हैं, बनाए जाते हैं। गांव के जस्ट बाहर जो गांव का कॉर्नर है वहाँ एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना करके सन्यासी देवता की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि गांव में जब कोई बीमारी प्रवेश करेगी तो उसे रोकने का काम करेंगे सन्यासी देवता। ये बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमने इस पूरे वीडियो में कोल जनजाति से रिलेटेड सारी बातों को कवर किया। इनकी सांस्कृतिक या भौगोलिक चीज़ों से लेकर के इनकी जो धरोहर या परंपरागत चीज़ें उनको भी शामिल किया। आप इस वीडियो में कोल जनजाति को अच्छे से पढ़ें, इसको 2-3 बार रिपीट कर लें ताकि आप इसको कंठस्थ कर सकें। इन लेक्चर्स को हमें नॉमिनल नहीं लेना है और ध्यान रखिए जितना डीप जाने की ज़रूरत है मैं स्वयं इतना डीप जा रहा हूँ। पिछले 10 सालों से MPPSC की तैयारी में बच्चों को करवाता हूँ। मैं बखूबी जानता हूँ कि कितनी गहराई में जाना है और कहाँ रुक जाना है। आप मेरे साथ साथ इसको तैयार करते रहें। इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने पर ही फोकस करें। इस वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।